नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रीनगर गढ़वाल से खबर, जहां पर मिशन 2022 का बीजेपी ने आगाज कर दिया। बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री धामी ने रैली का शुभारंभ किया। मदन कौशिक, धन सिंह रावत भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। साथ ही सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। जनता के सामने इस दौरान रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। श्रीनगर के लोगों को आपको बता दें कि सीएम ने बड़ी सौगात दी है। बस अड्डे में पार्किंग की सौगात उनको दी है। 2 ऑक्सीजन प्लांट भी वहां पर लगाए जाएंगे। श्रीनगर नगर निगम बनाने की भी घोषणा की गई है। तो आशीर्वाद रैली से चुनावी फतह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर चुकी है। उसी सिलसिले में मिशन 2022 का बीजेपी ने आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत यहां पर की गई। मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इस दौरान कई बड़े चेहरे भी नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम जब वहां पर पहुंचे तो लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर पहुंचे। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भले ही श्रीनगर गढ़वाल से हुई है, पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र ऐसे किया मानो 2022 का चुनाव प्रधानमंत्री के सहारे लड़ने की तैयारी हो रही है। सुनिए। एक तो यह है कि अब 2022 में चुनाव आने वाले, और 2022 के चुनाव में राजनीतिक रूप से यह चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव कोई सामान्य पार्टियों का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो विरोधी दल है उनका चुनाव। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है भाई बहनों मित्रों कि एक तरफ वो सारे लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग जो केवल हार जीत की बात नहीं करते, जो चुनाव में केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं करते, जो चुनाव में आकर केवल योजनाओं की बात नहीं करेंगे, वो लोग जो केवल बात क्या करते हैं, हमें नरेंद्र मोदी जी को हराना है। इसके अंदर जब से मोदी सरकार आई है, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, देखिए इससे पहले भी देश के अंदर सरकारें थी। इस हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत के अंदर पिछले 70 सालों में, अगर हम इन 70 सालों की बात करें तो 55 से 60 वर्षों तक लगातार इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है, और एक पार्टी का शासन और एक परिवार का शासन रहा है। कभी भी देश के साथ कभी न्याय की बात नहीं हुई है, कभी गरीब की गरीबी दूर करने की बात नहीं हुई है, कभी अशिक्षा को शिक्षा में बदलने की बात नहीं हुई है। बात हुई है तो देश के अंदर केवल और केवल तुष्टीकरण की बात हुई है। केवल तुष्टीकरण, केवल ऐसा काम जो केवल समझौता करने का काम हुआ है। देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश की अशिक्षा के साथ, देश की गरीबी के साथ लगातार समझौते पर समझौता करने का काम हुआ है। देश के अंदर अगर विकास की बात हुई है तो देश के अंदर 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में जो है लगातार देश में विकास की गंगा आगे बढ़ी। अगली खबर देहरादून से है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तेजाब हमले की आशंका जताई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला होने की आशंका जताई। खटीमा में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर फेंक सकते हैं, हरीश रावत का ऐसा मानना है। उन्होंने आशंका जताई है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये राजनीति के लिए कलंक है। तो परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला होने की आशंका पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई है। खटीमा में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसे में उनका ये कहना है कि अगर कुछ लोग स्याही में तेजाब मिलाकर फेंक सकते हैं तो ये राजनीति के लिहाज से कलंक होगा। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। हरीश रावत ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में तेजाब हमला होने की आशंका जताई। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने हरीश रावत के ट्वीट का समर्थन किया है। मथुरा दत्त ने कहा कि हरीश रावत पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और वो जो कुछ भी कहेंगे वो सब तथ्यों पर आधारित होगा, पर बीजेपी इन आरोपों पर कटाक्ष करती दिखी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत की उनकी पार्टी में ही कोई पूछ नहीं है और इसीलिए ये सब वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रहे हैं। हरीश रावत जी जब से अप्रासंगिक हुए हैं
कांग्रेस के अंदर ही उनकी कोई वक़्त नहीं है, तो सुर्खियों में आने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए अक्सर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, कभी पकौड़े तलते हैं। हमला होने की आपको संभावना है तो आप डीजीपी को बोलिए, हमारी सरकार सुरक्षा देगी। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हरीश रावत जी ने जो फेसबुक में पोस्ट डाली है वो उसका सियासी सबूके से कोई लेना देना नहीं है। वो न सियासी सबूका है, न लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डाला है। और ये पुख्ता बात है, कांग्रेस पार्टी में इसके सबूत हैं और इसके पुख्ता सबूत हैं। और हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर से ये हमारा आरोप है, ये षड्यंत्र। तो उत्तराखंड में आज से सियासी रैलियों का आगाज हो गया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां खटीमा और श्रीनगर में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। खटीमा में कांग्रेस सरकार को घेर रही है, तो वहीं श्रीनगर में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसी समस्याओं को परिवर्तन यात्रा शुरू की है, जो 6 सितंबर को रुद्रपुर में संपन्न होगी। तो वहीं बीजेपी श्रीनगर गढ़वाल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अब बीजेपी 6 सितंबर को अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली करेगी। भाजपुर में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत के पंच प्यारों पर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि हरीश रावत ने घमंड में आकर बयान दिया। साथ ही कहा कि हरीश रावत को पंच प्यारों का मतलब पता ही नहीं और इतिहास पढ़ने की सलाह दी। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, समय समय पे अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। ये सुर्खियां बटोरने का बड़ा आसान तरीका है। शायद उनको इतिहास का संज्ञान लेना चाहिए और इतिहास को दोबारा पढ़ना चाहिए कि क्या है। आपने ऐसा बयान दे करके जो हमारा सिख पंथ है उनकी भावनाओं को केवल और केवल आहत करने का काम किया है। ये हरीश रावत जी का बहुत विवादित बयान है और उनका जो आकंठ घमंड है उससे परिपूर्ण ये बयान है। कोटद्वार में विकास तो नहीं हुआ, पर कोटद्वार माफियाओं के कब्जे में जरूर पहुंच गई है। कोटद्वार में माफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है, पर अफसोस इस बात का है कि विपक्ष भी इसको लेकर कोई जवाब सरकार से नहीं मांगता हुआ नजर आ रहा। पर अब चुनाव करीब आते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पुल हमारे 6-7 बने हैं, गो नदी पर, मालन नदी पे, सुखरो नदी पर, तेली सोत पर और ग्वालगढ़ नदी पर। वो सभी जो है वर्तमान जो राज्य सरकार की खनन नीति है उसकी वजह से जो है बहुत खतरा उनको पैदा हो गया। यातायात बाधित हो जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए इन पुलों को धराशायी होते हुए हम देखना नहीं चाहते हैं और मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि रानी पोखरी में हादसा होने के बाद आप गए। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप खो नदी पर बने हुए 3 पुलों, सुखरोब नदी पर बने 2 पुल और मालन नदी पर बने पुल को सिर्फ गिरने से पहले एक बार निरीक्षण कर लें। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के कनखल के जगत गुरु आश्रम में उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वरानंद महाराज से भेंट कर 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान जगत गुरु ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताया और कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्तराखंड में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले मिथक को तोड़ेगी। तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कोई खतरा नहीं बताया। नदी के लिए जो भी हमारे त्रिवेंद्र जी जैसे 4 साल का कार्यकाल यहाँ बीता, वैसा तो
यशस्वी समय और अभी किसी मुख्यमंत्री का व्यतीत नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने एक दिशा और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरांचल बनाने का जो संकल्प था वो इनके द्वारा पूरा किया गया है। लेकिन अगर आप देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भी जीती, लोकसभा भी जीती और अब 2022 का विधानसभा का चुनाव है। तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये सोच इस बार बदलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड में बनेगी। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर धारचूला तहसील में आई आपदा के बाद जुम्मा गांव में लापता लोगों की तलाश को अब बंद कर दिया गया है, जिसके बाद अब लापता लोगों के मिलने की संभावना पर विराम लग गया है। बता दें कि बीते 29 से 30 अगस्त की रात धारचूला के जुम्मा गांव में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से भूस्खलन हो गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था और कई घर जमींदोज हो गए थे, जिसके बाद लापता लोगों की तलाश शुरू की गई, जिसमें कई शव भी बरामद किए गए हैं। पर वहीं अब उप जिला अधिकारी धारचूला AK शुक्ला ने बताया कि मृत लोगों के परिजनों के साथ ही जुम्मा के ग्राम प्रधान द्वारा लिखित पत्र दिया गया है, जिसमें खोजबीन कार्य बंद करने का अनुरोध किया गया है। जगह जगह खुदाई से मलबा बहकर अन्य घरों तक भी पहुंचने व भूस्खलन की आशंका लगातार बनी हुई है, जिसके बाद रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। धारचूला में आपदा आई थी, जिसके बाद खनन से आसपास के घरों में मलबा आ रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन इसी के चलते बंद करना पड़ा। हालांकि कुछ जो गुम हैं वो गुमनाम हो गए हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 4 से 8 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में चेतावनी दी गई है। साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश को लेकर आशंका जताई गई है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 4 से 8 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है, उसको लेकर संभावना जता दी गई है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की स्थिति देखने को मिल रही है। कई तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और एक बार फिर से संकट जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। आप देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो 4, 5, 6 और 7 तारीख तक की अगर बात कर लूँ, करीब 8 तारीख तक भी जो है, तो ये आगे जो 3 से 4 दिन आने वाले हैं, 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है, खासकर अगर बात करें तो जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों में 4 तारीख में और फिर 5, 6 और 7 तारीख की अगर बात कर लें तो उसमें जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर गांव-गांव में पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच की तैयारी की जा रही है। जल संस्थान महिला निगरानी समितियों को पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए वाटर टेस्टिंग किट देने जा रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में DM मयूर दीक्षित ने पानी की गुणवत्ता की जांच को लेकर डेमो दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल और जल उपलब्ध कराने के साथ ही गाँव वालों को शुद्ध जल मुहैया हो सके, इसके लिए हर गाँव में पानी की गुणवत्ता की भी जाँच की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर छावनी परिषद क्लेमेंट टाउन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया और इस दौरान निर्माण 15 करोड़ 62 लाख की लागत से हुआ है, जिससे करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को 24 घंटे शुद्ध पानी मिलेगा। और इस कार्यक्रम में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित छावनी परिषद के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि पहले जो पेयजल की समस्या थी वो अब खत्म हो गई।
ओम शांति शांति शालम भगवते विष्णु वै नमः पामस्त्वं जलम नारायण। ऐतिहासिक काम हुआ है। कैंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, उसका समाधान भारत सरकार ने किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूर्व में ही पैसा दे दिया गया था और कोरोना काल में भी इसका निर्माण होते रहा। अब जिस समस्या से जूझना पड़ता था यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया के लोगों को, क्लेमेंट टाउन की कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया के लोगों को, अब उसका समाधान पूरी तरह। खबर मसूरी से। यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो जनता के सुझाव से बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों से बात कर उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीद को लेकर बात कर रहे हैं। जनता की उम्मीदों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का नारा देकर के लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया, तो आज राज्य की बेरोजगारी दर 24% है, जो देश की बेरोजगारी दर से 2 गुने से अधिक है। ये हमारे सामने चिंता है कि आखिर हमारा जो बेरोजगार नौजवान है उसका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा ने 4.5 साल में विकास के कोई काम नहीं किए। अब उनके तीसरे मुख्यमंत्री केवल घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को जुमलेबाजी में फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इस समय भाजपा से पिछले 4.5 साल का हिसाब मांग रही है और ये हिसाब नहीं दे पा रहा है। तो जनता का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। कांग्रेस जनता से सुझाव मांग रही है। जनता से पूछकर सुझाव लेकर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। चुनावी मोड में पूरी तरीके से कांग्रेस नजर आ रही है। उसी सिलसिले में तमाम वादों और दावों के बीच अब इस मैनिफेस्टो को जनता का मैनिफेस्टो कहा जा रहा है। लोगों की समस्याओं पर बात हो रही है, उन्हीं से सुझाव लेकर उन्हीं का मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस रण में उतर आई है। रणनीति यहां से मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी जंग को आसानी से फतह किया जा सके। टिहरी गढ़वाल में बीते 6 महीनों से बनी पेयजल की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान ने गांव वालों के साथ एक बैठक की और बैठक में गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुजड़ गांव को उपलब्ध करवाई जा रही है। पेयजल लाइन योजना में कथित भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, जिसके बाद गाँव वालों ने योजना में हो रहा भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। जल निगम को दे रखा, सबको दे रखा, आप अपनी मर्जी से पानी दो। गांव से किससे पूछा आपने? प्रधान जी से पूछा आपने? कौन आ रखे हो? पेयजल समस्या को लेकर बैठक। आपको बता दें कि लोगों ने मामले में जांच की मांग की है। पेयजल लाइन में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। लंबे समय से भ्रष्टाचार इसको लेकर किया जा रहा था और अब लोगों ने इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग की है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, जल निगम को। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।